जॉन ओटवे अलास्का में काम करता है, जहां वो उन भेड़ियों को मारता है जो एक ऑयल ड्रिलिंग टीम को खतरे में डाल सकते हैं। ये एक तन्हा और सख्त जिंदगी है जहां मौसम बहुत मुश्किल होते हैं। ऑयल ड्रिलिंग मुख्तलिफ तरह के लोगों को अपनी तरफ खींचती है, जिनमें मुजरिम, भागे हुए लोग और वो लोग शामिल हैं जो इंसानों के लिए आम तौर पर नामुनासिब समझे जाते हैं। अपने काम के आखिरी दिन ओटवे अपनी बीवी अना को एक खत लिखता है जिसमें वो अपनी जिंदगी खत्म करने का इरादा बताता है। ओटवे को अपनी जिंदगी बेमकसद लगती है और वो कहता है कि वो दुनिया में कोई हकीकी भलाई नहीं कर रहा, लेकिन वो अपने इरादे पर अमल नहीं करता जब वो पहाड़ों से भेड़िए की आवाज सुनता है। अगले दिन टीम को ले जाने वाला तैयारा, जिसमें ओटवे भी शामिल था, एक बर्फानी तूफान में गिरकर तबाह हो जाता है। फ्लाइट आधी खाली थी, जिसमें तकरीबन 15 से 20 मुसाफिर सवार थे। ओटवे अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, 2 सीटों की कतारों के दरमियान अपने जिस्म को दबाकर और ऑक्सीजन मास्क लगाकर, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जहाज का ढांचा टूट जाता है और ओटवे का आधा जिस्म जहाज से बाहर लटक रहा होता है। ओटवे को अपनी बीवी की एक झलक दिखाई देती है जो उसे खौफजदा ना होने का कहती है। ओटवे अलास्का की जंगल और सर्द वीरान जगह पर जागता है जहां हर तरफ मीलों तक बर्फ ही बर्फ है। वो कुछ मीटर दूर जहाज का मलबा देखता है और टीम के एक रोक लेवेंडन को शदीद जख्मी हालत में पाता है। ओटवे उसे पुरसुकून करता है और लेवेंडन मर जाता है। ओटवे अपने लिए कुछ गर्म कपड़े तलाश करता है ताकि सख्त सर्दी और तेज हवाओं से बच सके। इलाके में मोबाइल फोन का कोई सिग्नल नहीं है। ओटवे जानता है कि इस जंगल से बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ओटवे कमान संभालता है और बच जाने वालों को आग जलाने का काम देता है। इस दौरान उसे एक लाश मिलती है और एक ब्राउन कलर का भेड़िया जो इस लाश को खा रहा होता है ओटवे पर हमला करता है। ओटवे को बचाने के बाद ग्रुप इस नतीजे पर पहुंचता है कि वो भेड़ियों की हुदूद में हैं। भेड़ियों के इलाके की हद 300 मील तक होती है और वो अपने ठिकाने की शिद्दत से हिफाजत करते हैं। भेड़िए आदमखोर होते हैं, इसलिए ओटवे बच जाने वालों से कहता है कि वो लाशों को दफना दें ताकि बदबू से भेड़िए मुतवज्जा ना हों। लेकिन जल्द ही एक भेड़िए का झुंड अपनी मौजूदगी का ऐलान करता है ताकि बच जाने वाले खबरदार हो जाएं। वो फैसला करते हैं कि शिकारियों से बचने के लिए बारी बारी पहरा देंगे। बाद में हर्नांडीज को 2 भेड़िए मार डालते हैं और ग्रुप सुबह इसकी लाश दरियाफ्त करते हैं। ओटवे मशवरा देता है कि वो हादसे की जगह छोड़ दें, लेकिन डियाज उसकी क़यादत पर सवाल उठाता है। ओटवे कहता है कि हादसे की जगह हर तरफ से खुली हुई है और उन्हें ऐसी जगह पर जाना होगा जहां वो भेड़ियों के हमले से बेहतर तौर पर अपनी हिफाजत कर सकें। जब वो अपने मरहूम साथियों के बटुए तलाश कर रहे होते हैं ताकि उन्हें उनके खानदानों को वापस कर सकें, तो डियाज को एक इमरजेंसी घड़ी मिलती है जिसमें एक रेडियो बेकन होता है। ओटवे को अपनी बीवी के नाम लिखा हुआ खुदकुशी का खत मिलता है। ग्रुप फिर इस जगह को छोड़ देता है। बर्फ में चलते हुए फ्लेनरी, जिसकी टांग पहले ही जख्मी थी और वो बाकी ग्रुप से पीछे रह जाता है, गिर जाता है और भेड़िए उसे मार देते हैं। ग्रुप का एक रुकन देखता है कि भेड़ियों का झुंड करीब आ रहा है और बच जाने वाले दरख्तों की तरफ भागते हैं और आग जलाते हैं ताकि हमलावरों को दूर रख सकें। ग्रुप पूरी हथियार बनाने में लग जाता है और डियाज ओटवे को चाकू से धमकाता है, लेकिन ओटवे उसे गैर मुसल्लह कर देता है। फिर वो एक ओमेगा भेड़िए को मार कर खा लेते हैं जिसे झुंड के सरबराह अल्फा ने उनका इम्तिहान लेने के लिए भेजा था। डियाज बगावत की अलामत के तौर पर मरे हुए भेड़िए का सर काट कर उसे झुंड की तरफ फेंक देता है, जिसे ग्रुप गैर दानिशमंदाना कदम समझता है क्योंकि भेड़िए वो वाहिद मखलूक हैं जो इंतकाम लेने के लिए मशहूर हैं। आग के गिर्द बैठे हुए डियाज ग्रुप को अपने एथियस्ट बिलीव्स के बारे में बताता है और डिलेक्ट कहता है कि वो खुदा पर यकीन रखता है। ओटवे बताता है कि वो भी एथियस्ट है, लेकिन ख्वाहिश करता है कि काश वो यकीन रख सकता। वो अपने वालिद की लिखी हुई एक नज्म भी सुनाता है। एक बर्फानी तूफान करीब आ रहा होता है और बच जाने वाले आग को कायम रखने की कोशिश करते हैं। सुबह के वक्त बोर्क, जो हाइपोजिया से मुतासिर था, मुर्दा पाया जाता है। बाकी बच जाने वाले
کیمپ چھوڑ دیتے ہیں اور ایک گہرے کائی کے کنارے پہنچتے ہیں۔ ہینڈرک ایک رسی باندھتا ہے اور ڈیاز اور اوٹوے کائی پار کرتے ہیں، تاہم ڈیلکٹ اونچائی سے ڈرتا ہے اور اس کے چشمے گر جاتے ہیں۔ اس کے زخمی ہاتھ سے پھر سے خون بہنے لگتا ہے اور اس کا پاؤں رسی میں پھنس جاتا ہے جو ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ زمین پر گرتا ہے اور بھیڑیے اسے کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ ڈیاز ڈیلکٹ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ناکام رہتا ہے اور اس کی گھٹنے میں چوٹ لگ جاتی ہے۔ بچ جانے والے 3 افراد آگے بڑھتے ہیں اور ایک دریا پر پہنچتے ہیں۔ وہاں ڈیاز بتاتا ہے کہ وہ وہاں مرنا چاہتا ہے بجائے اس کے کہ ایک بے معنی زندگی میں واپس جائے۔ وہ مدد کی پیشکش قبول کرنے سے انکار کرتا ہے اور اوٹوے سے پوچھتا ہے کیا موت اسے سکون دے گی۔ وہ الگ ہو جاتے ہیں اور اوٹوے اور ہینڈرک ایک ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ اکیلا رہ جانے پر ڈیاز سنتا ہے کہ بھیڑیے قریب آ رہے ہیں۔ دریا کے ساتھ آگے اوٹوے اور ہینڈرک دوبارہ بھیڑیوں کے حملے کا شکار ہوتے ہیں۔ فرار ہونے کی کوشش میں ہینڈرک دریا میں گرتا ہے اور سطح کے نیچے پھنس جاتا ہے۔ اوٹوے اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ناکام رہتا ہے اور ہینڈرک ڈوب جاتا ہے۔ اوٹوے سرد اور گیلا اکیلے آگے بڑھتا ہے، تھک جانے اور بے بسی کے عالم میں وہ چلنا روک دیتا ہے اور دوسروں کے جمع کردہ بٹوے دیکھنا شروع کرتا ہے۔ ان کی اور ان کے پیاروں کی تصاویر دیکھتا ہے اور احتیاط سے انہیں ایک چھوٹے پائل میں رکھتا ہے۔ درختوں میں ایک آواز اس کی توجہ بھیڑیوں کی طرف کھینچتی ہے جو درختوں کی لکیر سے باہر آنا شروع ہوتے ہیں اور وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ بھیڑیوں کی آغوش میں جا پہنچا ہے۔ جب وہ بھیڑیوں کے جھنڈ میں گرا ہوتا ہے تو وہ اپنے بٹوے میں اپنی بیوی کی تصویر دیکھتا ہے اور اس کی یادوں میں کھو جاتا ہے۔ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک ہاسپٹل کے بستر پر ایک ٹرمینل بیماری سے مر رہی ہے۔ جب الفا بھیڑیا اس کی طرف بڑھتا ہے تو وہ ایمرجنسی گاڑی پہنچتا ہے اور ایک چاقو اور اپنے ہاتھ پر باندھی ہوئی چھوٹی وسکی کی بوتلوں کے ٹکڑوں سے خود کو ہتھیار بند کرتا ہے۔ اپنے والد کی نظم دوبارہ پڑھنے کے بعد وہ الفا بھیڑیے کی طرف بڑھتا ہے۔ اس کے بعد اسکرین سیاہ ہوتی ہے اور آخر کار حال غیر واضح رہتا ہے۔